हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग ईपीएफओ का कोर्स कर रहे थे जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग डेली एक एक्ट को कर रहे हैं। तो आज हम लोग ईपीएफ एक्ट 1952 को करेंगे दोस्तों, मात्र 15 मिनट में। और इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ईपीएफ एक्ट का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। आप लोगों को पता है, जो भी आदमी कोई फैक्ट्री में काम करता है जिसमें 20 से अधिक एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ईपीएफ एक्ट लग जाता है। मतलब उनके सैलरी से कुछ पैसा कटता है हर साल, और कुछ पैसा जो है मालिक कटवाता है उसके सैलरी से, और दोनों पैसा फिर एक फ़ंड में जमा होता है। और वो फंड का प्रयोग उसको जो है रिटायरमेंट के समय उसको कुछ पैसा दिया जाता है, उसका पेंशन भी दिया जाता है। और अगर उस आदमी का डेथ हो जाता है सर्विस के समय, तो भी उसको पैसा उससे दिया जाता है। तो उसी के रिलेटेड जो है ये एक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है ना, वैधानिक एक्ट है। इसलिए क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट है, मतलब कानून के द्वारा जो आपको लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें मैं जो हाईलाइट करूँगा बस वही आपको पढ़ना है। पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप पीडीएफ पूरा पढ़ोगे, लेकिन मैं जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट को देखने के लिए दोस्तों एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया जाता है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो भारत सरकार बनाता है ताकि उस एक्ट का देख रेख करे, कुछ पॉलिसी बनाना है तो। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, उसके मेंबर कौन होते हैं, उसमें राज्य सरकार का भी मेंबर होता है। राज्य सरकार मतलब दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेंबर होगा और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होगा। प्लस जो एम्प्लॉयर्स होगा, मालिक जो होगा फैक्ट्री का, उसका प्रतिनिधि होगा, और जो मजदूर काम करते हैं उसका भी प्रतिनिधि होगा। तो इसमें 3 लोग होते हैं, एक सरकार होता है, दूसरा मालिक का प्रतिनिधि, और तीसरा होता है मजदूर का प्रतिनिधि। ठीक है, और ये बोर्ड जो है वो मीटिंग अरेंज करता है और पूरा सा पॉलिसी नीति वीति डिसाइड करता है। लेकिन जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो इस बोर्ड को जो है वो उसको असिस्ट करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ईपीएफ एक्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो है वर्कर रिटायर अगर हो जाता है तो उसको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिले, उसको जो है पेंशन भी मिले। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। और उसको अगर वो डिसीज्ड एम्प्लॉय है, अगर मर जाता है वो सर्विस के समय, तो उसके जो फैमिली होते हैं, उसके जो पत्नी होगी या उसके माँ बाप होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसको जो है रिटायरमेंट के उसके डेथ के बाद, अगर डेथ हो जाता है उस आदमी का सर्विस के समय, याद रखना हमको डेथ इन सर्विस होना चाहिए, तभी उसको उसके फैमिली को डिपेंड जो है बेनिफिट मिलता है। तो इसका 3 चीज़ इसमें कवर होता है। एक है आपका प्रोविडेंट फंड जिसको भविष्य निधि बोलते हैं, इसके बाद पेंशन स्कीम जिसमें पेंशन मिलता है आपको रिटायरमेंट के बाद, और अगर उस आदमी का डेथ हो जाता है उसको ईडीएलआई मिलता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, उसके फैमिली को मिलता है। ठीक है, डेथ के बाद, लेकिन डेथ होना चाहिए सर्विस में, याद रखना है आपको। तो इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों जो है दोस्तों कंट्रीब्यूशन करता है। किस टाइप से करता है हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, जो भी मालिक कटवाता है, उसके अपने सैलरी से कटवा के देता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को उसके सैलरी से जो कटता है उसका कुछ उतना ही बराबर पैसा मालिक भी देता है। तो उस पर जो भी पैसा वो जमा होता है प्रोविडेंट फंड में, उस पर ब्याज भी हम लोग को मिलता है दोस्तों, मतलब उसको मिलता है मजदूर को। ठीक है, इसमें कितने स्कीम है दोस्तों, तो 3 स्कीम है, मैंने बता दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है। ठीक है, इसका मतलब है कि पोस्ट रिटायरमेंट आपको बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है 1995। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है 1976। तो जो पेंशन स्कीम है दोस्तों वो सुपर एनुएशन के बाद मिलता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद मिलता है, या रिटायरिंग पेंशन होता है, या अगर उसका डिसेबलमेंट हो गया, अपाहिज हो गया वो जॉब के टाइम, तो उसको भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है दोस्तों कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, तो ये वैसे सभी इंडस्ट्री में अप्लीकेबल है जो शेड्यूल्ड 1 में है, मतलब इस एक्ट में अलग अलग शेड्यूल्ड हैं। सो शेड्यूल 1 में जितने भी इंडस्ट्री है दोस्तों सब में लगता है। साथ ही साथ भारत सरकार जो भी इंडस्ट्री को नोटिफाई कर देती है, लिख देती है कि जिसमें 20 से अधिक एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे लगता है। तो आपको याद क्या रखना है, जिस भी इंडस्ट्री में 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं और मजदूरों का तनख्वाह जो है 15,000 से कम है, वहाँ ये एक्ट ऑटोमेटिकली लग जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में लगवाना है कि 15,000 से ऊपर है और 20 से अधिक काम करते हैं, तो वो लग सकता है स्वेच्छा से, वॉलेंट्री नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वो ये वॉलेंट्री है, मतलब स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। लेकिन जिस भी इंडस्ट्री में 20 से अधिक वर्कर काम करते हैं और 15,000 से इनकी तनख्वाह कम है, तो ऑटोमेटिकली ये ईपीएफ एक्ट के अंदर में आ जाता है। इसका मतलब वो मालिक का ये दायित्व है कि वो मजदूर के सैलरी से पीएफ का पैसा काट ले और उसको 3 फंड में जमा करे, पीएफ में, पीएस में और ईडीएलआई में, और सेम कंट्रीब्यूशन मालिक भी करे। मगर मतलब अगर उसका तनख्वाह से, मजदूर का तनख्वाह से 1200 या 1500 रुपये कट रहा है हर महीना पीएफ एक्ट के लिए, तो मजदूर भी, मालिक भी 1200-1500 रुपये जो है जमा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद
ये जो एक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अप्लीकेबल नहीं होता है, जहाँ पे 50 से कम मज़दूर को काम करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझना है। उसके बाद जो मैंने ऊपर बता दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, 15,000 का क्राइटेरिया। ठीक है, अब तो देखिए वही बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों, ठीक है, 15,000 रुपया या 15,000 से कम। अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, मालिक अगर चाहता है तो कटवा सकता है पैसा। तो कितना कटवाएगा? अगर नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट है, सरकार अगर नोटिफाई कर दिया है तो उसका 15,000 का 12%, याद रखना है, 12% जो है वो पीएफ में कटता है पैसा, 12%। तो 15,000 का 12% कितना हो गया तो 1,800। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ मजदूर की तनख्वाह 15,000 से ऊपर है, वहाँ पे ऑप्शनल है ये स्कीम लागू करना, वो चाहता है तो कर सकता है। और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो अगर नोटिफाइड है तो 12% 15,000 का होगा, ठीक है, मतलब 1,800 रुपया। अगर नोटिफाइड नहीं है तो हमको 10% पैसा जो है कटवा के, मालिक जो है मजदूर का पैसा कटवा के वो जमा करता है। कब? जब 15,000 से ऊपर है तब। अगर सैलरी 15,000 से कम है तो उसके लिए कंपलसरी है, पैसा कटवाना ही पड़ेगा। तो जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है कितना है? कम से कम 12% ऑफ पे, जितना भी उसको सैलरी दिया जाता है उतना। और अगर नोटिफाई है तब, अगर नोटिफाई नहीं है तो 12 जो है कितना है? 10%। ठीक है, 10% है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो 10% 12% कटवाना है। अगर कंपलसरी है कब है? जब 15,000 से तनख्वाह अधिक है तब। और कंपलसरी नहीं है जब कंपलसरी कब है? जब 15,000 से तनख्वाह कम है तब। और कंपलसरी नहीं है जब 15,000 से तनख्वाह ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। तो कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों मैंने बता दिया, 10% भी लगता है और 12% भी लगता है। तो 10% कहाँ कहाँ लगता है, लगभग कटवा सकता है। अगर 20 एम्प्लॉय हैं अगर काम कर रहे हैं तो उसमें 10%। कोई जूट, बीड़ी, ईंटा बनाने की फैक्ट्री है, या क्वाइन है, या गुआर गम है, तो वहाँ पे जो है 10% लगता है, बाकी में आपका 12% लगता है। समझ में आया? तो जितना उसके सैलरी से कटेगा, मजदूर की सैलरी से मान लीजिए 1,500 रुपये कट रहा है हर महीना, तो उतना ही पैसा मालिक भी जो है 1,500 रुपये जमा करेगा हर मंथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कितना कंट्रीब्यूशन है देखिए, तो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये मतलब मजदूर कितना कंट्रीब्यूशन करता है ईपीएफ एक्ट में, और ये है मालिक का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैंने बता दिया अगर नोटिफाइड इंडस्ट्री है तो 12% कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और उतना ही कंट्रीब्यूशन मालिक भी करेगा 12%। और अगर नोटिफाइड नहीं है तो कितना होगा? 10%। तो जो एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है दोस्तों वो पूरी ईपीएफ एक्ट में चला जाता है। मैंने बताया था ईपीएफ एक्ट के अंदर में 3 स्कीम है। एक है प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट के बाद उसको एक बार मिलता है, या जॉब के समय में भी वो पैसा निकाल सकता है। और दूसरा होता है पेंशन स्कीम, जो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। और एक एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जब वो डेथ इन सर्विस होता है तब। तो ईपीएफ का पैसा अगर मजदूर जो कटवाता है अपनी सैलरी से, तो प्रोविडेंट फंड में उसका 12% पैसा कहाँ चला जाएगा? प्रोविडेंट फंड में, अगर नोटिफाइड है तब। और नहीं नोटिफाइड है तो 10% जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी, अगर ईपीएफ एक्ट में अगर मजदूर 12% दे रहा है तो एम्प्लॉयर भी उतना ही परसेंट देगा, 12%। ठीक है, तो लेकिन 12% जो देता है वो मजदूर मालिक का पैसा वो तीनों में डिवाइड हो जाता है। ईपीएफ में भी हो जाता है, पेंशन स्कीम में हो जाता है, ईडीएलआई में। तो एम्प्लॉयर का पैसा जो 12% टोटल मिला कर अगर आप देखेंगे तो 12% होगा। ठीक है, लेकिन ईपीएफ में कितना पैसा चला गया? 12% का मजदूर मालिक का 3.67, पेंशन में कितना 8.33 और ईडीएलआई में 0.5%। इसके अलावा ईपीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट को, मालिक को, मजदूर को। इसीलिए ईपीएफ जो है अपना कुछ खर्चा भी जोड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज। तो कितना ईपीएफ काटता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के में? 0.5%। तो आपको समझ में आ रहा है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12%, अगर मालिक भी मजदूर भी दे रहा है तो वो 3 फंड में डिवाइड हो जाता है, ईपीएफ में, ईपीएस में, ईडीएलआई में, और कुछ पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में आपको ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन लेता है। और अगर मजदूर 10% करता है तो फिर भी उसका 1.67% एम्प्लॉयर का चल जाता है, 10% का इसमें, 8.33 पेंशन में, और ईडीएलआई में 0.5%। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो वही जो मैंने ऊपर लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ का जितना भी कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो कहाँ चला जाता है? ईपीएफ में। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉयज़ का पैसा पूरा जो है वो ईपीएफ में चला जाता है, और जो मालिक का पैसा होता है वो 3 फंड में डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? और अगर मालिक, देखिए हमें क्या लिखा है कि अगर कोई आदमी 15,000 से कम कमा रहा है तो उसका 12% कटेगा या 10% कटेगा? तो इतना तो कटवाना ही कटवाना है मजदूर को, 12% 15,000 का कटवाना ही है अगर वो नोटिफाइड में है तो, और अगर नहीं है तो 10% कटवाना ही है। लेकिन अगर कोई मजदूर चाहे कि हमको जो है ज़्यादा पैसा हम कटवाना चाहते हैं, मतलब 15,000 का हम ज़्यादा पैसा कटवाना चाहते हैं, 20% करवाना चाहते हैं या 10%, व्हाटएवर, मतलब ज़्यादा पैसा कटवाना चाहते हैं, तो मजदूर को अधिकार है, वो बोल सकता है मालिक को कि मालिक हम जो है अपना पीएफ में ज़्यादा पैसा कटवाना चाहते हैं। लेकिन ये
हमने ऊपर पढ़ा है कि जितना मालिक करेगा, जितना मजदूर करेगा उतना कंट्रीब्यूशन मालिक को करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मजदूर चाहे कि हम ज़्यादा पैसा कटवाएंगे तो मालिक पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उसका मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा कटवाएगा, वो मिनिमम ही कटवाएगा। जितना हम लोगों ने पहले देखा कि 12% कितना, 15,000 का मतलब 1800 रुपया अगर नोटिफाइड है तब, और नोटिफाइड नहीं है तो 10% मतलब 1500 रुपया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मजदूर चाहे कि हम अपना EPF से में ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए स्वेच्छा है, उसका अपना अधिकार कर सकता है। लेकिन वो मालिक को फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं हम जितना कटवा रहे हैं उतना कटवाइए। मालिक पे जो कानून के तहत बोला गया है कि 12% कटवाएगा, मतलब मिनिमम 1500 रुपये कटवाएगा, उतना वो कटवा सकता है। उससे अधिक वो जो मालिक पे डिपेंड करता है, अगर कटवाना चाहेगा तो कटवा सकता है। वही यहाँ पे लिखा है हायर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉयर जो है मालिक डज नॉट हैव टू मैच सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, मतलब उस पर जिम्मेदारी नहीं है कि वो उससे अधिक एक्स्ट्रा पैसा जमा करे जितना मजदूर जमा करेगा, लेकिन हाँ मिनिमम उसको जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अभी देखिए EPF एक्ट में जो भी पैसा जो दोस्तों जमा होता है उसको हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, EPF में बताया था तीन EPF में जो भी पैसा डालते हैं वो 3 में चला जाता है। एक EPF में चला जाता है, एक पेंशन में चला जाता है, PS में, और एक EDLI। ठीक है, तो जो EPF में पैसा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, जब 55 साल का हो जाता है तो वो पूरा पैसा निकाल सकता है एक बार। ठीक है, तो याद आपको क्या रखना है कि अगर वो 55 साल का हो जाता है तो जो PF का पैसा है, मतलब EPF का जो पैसा है जो EPF में गया है, EPF एक्ट में EPF फंड में गया है, उसका 55 साल के बाद पूरा पैसा वो निकाल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको पूरा पैसा, अगर मान लीजिए उसको 54 साल के बाद पैसा निकालना है तो जितना भी EPF में पैसा जमा हुआ होगा दोस्तों वो उसका 90% निकाल सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइनल कंट्रीब्यूशन, मतलब फाइनल सेटलमेंट, कि जब आदमी 55 साल के बाद पूरा पैसा निकाल लेता है PF का तो उसको हम लोग फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आदमी को तो भाई ऐसा नहीं होगा कि उसको जो भी ज़रूरत नहीं होगा, पैसे का ज़रूरत होगा, हो सकता है बेटी का शादी करना हो या शिक्षा प्रोवाइड करना हो या उसका नौकरी छूट गया हो तो उसको PF का पैसा निकालना है, तब उस केस में उसको पार्शियल विड्रॉवल बोलते हैं, मतलब आंशिक विड्रॉवल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैरिज के लिए निकालना है, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें जो भी PF में आपको पता है कि जो भी पैसा जमा करता है मालिक करता है या मजदूर करता है उस पर सरकार जो है ब्याज भी देती है, EPF ऑर्गेनाइजेशन ब्याज भी देती है। तो जो भी ब्याज देती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और जो भी उसको पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं लगता है दोस्तों। अगर कोई आदमी 54 साल के बाद चाहता है कि हम पैसा निकालेंगे PF का, तो वो जितना भी पैसा जमा हुआ है EPF में उसका 90% ही निकाल पाता है। आपको इतना समझना है, मतलब अगर 55 साल के बाद निकाल रहा है तो उसको पूरा पैसा निकालना पड़ेगा, मतलब निकाल सकता है वो। निकालना क्या पड़ेगा, जब निकालना है तब निकाले, लेकिन अगर पूरा पैसा निकालना है तो 55 साल उसका उम्र होना ही चाहिए, और अगर 90% पैसा निकालना है तो 54 ईयर्स के बाद निकाल सकता है दोस्तों। अगर कोई आदमी 1 महीने तक बेरोज़गार है, उसको पैसा नहीं मिला है या बेरोज़गार है, तो जितना भी PF का पैसा है उसका 75% निकाल सकता है। अगर वो 1 महीना से ज़्यादा बेरोज़गार है, 2 महीना है, 3 महीना, 4 महीना है, तो पूरा वो पैसा जो भी बाकी 25% है वो भी निकाल सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आदमी जो है 1 महीने से ज़्यादा बेरोज़गार है तो 75% PF का पैसा वो निकाल सकता है, और बाकी का 25% अगर वो अगले 1-2 महीना के बाद निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे जो भी ब्याज हमको मिलता है, एम्प्लॉयर को, मजदूर को मिलता है, उसका ब्याज दर जो है भारत सरकार डिसाइड करती है, और वो हर महीना रिवाइज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हर महीना उसका रेट जो है चेंज होता है, भारत सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, तो हम ये हमारा EPF एक्ट के बारे में हम लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ लें, जिसको भविष्य निधि बोलते हैं। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको एक मुश्त पैसा मिलता है, तो आप रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा 55 ईयर के बाद निकाल सकते हैं, और 90% आप 54 के बाद निकाल सकते हैं, या फिर आपको जॉब करते हुए पैसा निकालना है तो शादी वादी के लिए ये सब कंडीशन है, निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बेरोज़गार है 1 महीना से ऊपर तो आप 75% निकाल सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा आप अगर बेरोज़गार हैं दोस्तों तो उसका जो है आप निकाल सकते हैं आप 25% आपको उसके बाद में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए EPS का स्कीम है ना, तो इसमें लिखा है कि EPS मतलब क्या, पेंशन स्कीम। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको रिटायरमेंट के बाद जो है आपको मिलता है। तो मैंने ऊपर देखा था कि जो भी मजदूर पैसा देता है वो पूरा पैसा PF में चला जाता है, पेंशन वेंशन में नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई मालिक पैसा देता है तो वो प्रोविडेंट फंड में जाता है, कुछ पैसा पेंशन स्कीम में जाता है, और कुछ पैसा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में जाता है दोस्तों। तो ऊपर का जो टेबल है वही यहाँ पर लिखा गया है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मिनिमम पेंशन है वो कैलकुलेट होता है दोस्तों 15,000 पे, और उसको कैप किया गया है कि 1250 रुपया पर मंथ जो है उससे ज़्यादा पेंशन नहीं हो सकता, वो उस पर कैप है। ठीक है, चलिए ये जो ऊपर में लिखा हुआ था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से मालिक जो कंट्रीब्यूशन देता है उसका कुछ पैसा कैसे EPS में चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो 8.33% जो है आपका चला जाता है EPS में, और सरकार जो है, भारत सरकार भी कुछ फंड जो है पेंशन में देती है।
ठीक है। तो भारत सरकार कितना पैसा देती है दोस्तों पेंशन के लिए? आपको याद रखना है कि जितना भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों ईपीएफ के लिए, उसका 1.16% पैसा जो है ईपीएस स्कीम में चला जाता है, और जो मालिक होता है वो 8.33% देता है। हम लोग देखे थे ना यहाँ पे टेबल में, देखिए ईपीएस स्कीम में मालिक कितना पैसा दिया है ईपीएस में? 8.33%। कब? जब 12% कट रहा है तब, और 10% कट रहा है तो भी 8.33%। सिंपल है। और सरकार कितना देती है? 1.16% दोस्तों। समझ में आया? तो हम लोग पेंशन स्कीम देख लिए, और हम लोग जो है क्या देख लिए दोस्तों, हम लोग ईपीएफ के बारे में, एक्ट के बारे में देख लिया है। ठीक है। तो ईपीएफ कब मिलता है? आपको रिटायरमेंट के बाद, और ये आपको पेंशन के बाद मिलता है। तो ईपीएफ का पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन जो कंडीशन में मैंने बता दिया तो, लेकिन पेंशन आपको तभी मिलेगा जब आप रिटायर हो जाओगे तब। ठीक है, चलिए। और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? जब आदमी का नौकरी करते हुए डेथ हो जाता है तो उसको जो है उसके फैमिली को एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। ठीक है। तो 15,000 जो है आपका तनख्वाह होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, तभी जो ये स्कीम आपको लगता है। ठीक है। तो कितना पैसा मिलता है? तो 7 लाख तक जो है पैसा उसको मिल सकता है। ठीक है। पहले ये पैसा जो है 7 लाख तक मिल सकता है, और मिनिमम आपको 2.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा था कि? और किसको मिलता है? जब आपको किसको पैसे मिलता है? मजदूर का डिपेंडेंट फैमिली जो उस पर आश्रित रहते हैं उसको मिलता है। लेकिन कंडीशन वही है कि आदमी जो है पिछले 12 महीने में वो जॉब पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज काम किया तो कल छोड़ दिया तो उसको मिलेगा पैसा, लेकिन मिनिमम पैसा उसको 2.5 लाख तभी मिलेगा जब वो पिछले 1 साल में जॉब में हो, तभी। या अगर मान लीजिए कोई आदमी एक ही दिन काम किया और डेथ हो गया तो उसको तो जितना उसका इंश्योरेंस में पैसा जमा होगा वही मिलेगा, लेकिन 2.5 लाख तभी मिलेगा जब पिछले 12 महीने में वो जो है जॉब पे होना चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम कितना है? 7 लाख। तो इससे क्या क्या फ़ायदा है? तो वही है, उसके फैमिली को कुछ राहत मिल जाता है। इससे अब लोग इससे क्या होगा, सेविंग करना चाहेंगे कि यार सेविंग करो, क्योंकि मेरी फैमिली को रिटायरमेंट होने का, डेथ होने के बाद मेरे को उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा। ठीक है। कॉस्ट बहुत कम दाम में जो है आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, और टैक्स में छूट मिलता है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। ईपीएफ एक्ट को देख रेख करने के लिए मैंने बताया था एक सेंट्रल बोर्ड बनता है, स्टेट बोर्ड बनता है, और रीजनल कमेटी बनता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाता है जो भारत सरकार दोस्तों बनाती है। तो सेंट्रल बोर्ड में मैंने बताया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, इसको ट्रस्टी बोलते हैं दोस्तों, जो भारत सरकार बनाता है सेक्शन 5A के अंदर। तो इसका फंक्शन वही है, इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है। और पूरा एनुअल रिपोर्ट देना कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं भारत सरकार को भी, और जो CAG है उसको भी ये रिपोर्ट देता है। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन, तो इसका जो कौन कौन इसमें मेंबर होते हैं दोस्तों, तो मैंने बता दिया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कौन कौन मेंबर होता है। इसमें देखो, जो इसका एक हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है। और वाइस चेयरमैन, इसका जो चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का, वो कौन होता है दोस्तों? याद रखिएगा, लेबर मिनिस्टर होता है, श्रम मंत्री भारत सरकार का। ठीक है। उसके बाद इसका एक ऑफिशियल मेंबर होता है कौन? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उसमें भारत सरकार का भी 5 जो है आदमी होता है, राज्य सरकार का भी जो है 15 आदमी होता है, और मालिक का भी उसमें प्रतिनिधि होता है, और मजदूर का भी होता है। तो जितना मालिक का रहेगा 10 प्रतिनिधि, उतना मजदूर का रहेगा। तो आपको क्या करना है, 5 आदमी भारत सरकार का, 15 आदमी राज्य सरकार का, 10 मालिक की तरफ से और 10 जो है मजदूर की तरफ से। इसका एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। और सबको कौन बनाता है दोस्तों? भारत सरकार बनाती है। उसके बाद ये तो हो गया आपका सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड जो भी डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है दोस्तों, उसमें एक चेयरमैन होता है। ठीक है। उसका 2 आदमी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बाकी 3 लोग होते हैं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो एक चेयरमैन होता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 लोग होते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग होते हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड जो हम लोग ऊपर देखे तो उससे 3 लोग होते हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड से फिर 3 लोग होते हैं, जो मालिक की तरफ से होता है और जो मजदूर की तरफ से होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है तो उसमें देखिए 2 और 3 का डेटा है, 2 लोग या 3 लोग इस तरह का डेटा है। और जब हमारा सेंट्रल बोर्ड बना है, देखिए इसका डेटा 5, 10, 15 है, मतलब 5 के पहाड़ा में है। तो उस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सेंट्रल बोर्ड से क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा 5, 10, 15 का नंबर है, और जब एग्जीक्यूटिव कमेटी है तो 2 और 3 का नंबर है, मतलब 2 और 3 का। ठीक है, सिंपल। फिर स्टेट बोर्ड भी बनता है। ठीक है। तो स्टेट बोर्ड भी कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है दोस्तों। ठीक है। तो ये जिस तरह सेंट्रल बोर्ड काम करता है सेंट्रल लेवल पे, उस तरह स्टेट बोर्ड काम करता है स्टेट लेवल पे, और इसको भी कौन बनाता है? भारत सरकार। उसके बाद रीजनल कमेटी होता है, क्षेत्रीय समिति, उसको भी भारत सरकार बनाती है। उसका जितने भी ऑफिसर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो, या फिर एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो, या APFC हो जिसका रिक्रूटमेंट होना है, या डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सबको अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? भारत सरकार करती है। ठीक है। चलिए,
उसका ईपीएफओ का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ईपीएफओ जो होता है एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड होता है, जिसको मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आपको बता दिया ऊपर में, ठीक है, जिसको हेड कौन करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री, ठीक है। उसमें भारत सरकार के भी उसमें 3 लोग होते हैं, 3 तरह के आदमी होते हैं, एक मालिक की तरफ से, मजदूर की तरफ से, एक जो है वर्कर की तरफ से, मालिक की तरफ से, मजदूर की तरफ से, और दूसरा होता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट से दोनों लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से व राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद एक अगला टॉपिक है दोस्तों यूएन नंबर के बारे में। तो देखिए कोई मान लो मजदूर है दोस्तों, ये पंजाब में भी काम किया है, फिर पंजाब में छोड़ के मान लो ये महाराष्ट्र में किया, फिर जाके गुजरात में किया, ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका कंट्रीब्यूशन को जमा हुआ होगा, महाराष्ट्र में भी जमा हुआ, गुजरात में भी जमा हुआ होगा। तो भले इसका मेंबर आईडी अलग होगा, पंजाब का मेंबर आईडी अलग होगा, सदस्य का आईडी, महाराष्ट्र का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, लेकिन सब आईडी को अगर एक अकाउंट में हम लोग जोड़ देंगे एक नंबर में, तो हम आसानी से अगर वो नंबर डालेंगे कंप्यूटर पे, तो हम लोग को पूरा पता चल जाएगा कि वो आदमी कहाँ कहाँ काम किया है और उसका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया है कि नहीं आया है, वो सब देख सकते हैं। तो उसको जानने के लिए एक सरकार ने एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया 12 डिजिट का, जिसको जो है मालिक प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय जो है प्रोवाइड करता है दोस्तों, आपको यूएन का नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यूएन नंबर अगर हम डालेंगे 12 डिजिट का होता है, तो और पूरा नंबर ही होता है, वो उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होता है, नंबर होता है। तो अगर हम 12 डिजिट का नंबर डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ कहाँ किस किस ऑफिस में काम किया है, किस किस एरिया में काम किया है। तो बहुत सारे जो मेंबर आईडी हैं जो अलग अलग एरिया में काम करने के कारण उसको मिला होगा। तो यूएन से, चूँकि यूएन से सब मेंबर आईडी लिंक है, मेंबर आईडी महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र जहाँ जहाँ काम किया है, और मेंबर आईडी हम लोग टाइप से पता चल जाता है कि उसका कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र में आया है कि नहीं, पंजाब में आया है कि नहीं, गुजरात में आया है नहीं। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, आसानी से हम लोग का जो मल्टीपल जो आईडी है उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, आसानी से उसका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद ऑनलाइन उसको पासबुक मिल जाता है, एसएमएस का सर्विस मिल जाता है, केवाईसी अपडेट, मतलब बैंक आधार और पैन कार्ड वो लिंक कर सकता है ना, उसको ईपीएफ का पासबुक, ये सब आसानी से मिल सकता है दोस्तों। उसको मतलब सहूलियत हो जाता है कि वो नंबर के आधार पे जान जाएगा कि कितना उसके अकाउंट में पैसा है, कौन सा फैक्ट्री जमा किया है नहीं किया है, कहाँ हमने काम किया तो उसका पैसा जमा हुआ है नहीं हुआ है, कब तक जमा हुआ है, पूरा पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी ईपीएफ एक्ट को पालन नहीं करता है, ठीक है, तो उसको 1 साल तक का जेल और 5,000 तक का फाइन मिलता है। और कोई अगर देखिए ईपीएफ एक्ट को लागू कब होता है, जब उसे फैक्ट्री में 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं और 15,000 इनकम है, तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो हम ही लोग जो है ईपीएफ एक्ट में हमको पता है कि जब आप ईपीएफओ रिक्रूटमेंट कराता है तो एओईओ का पोस्ट होता है। 1 साल आप एओ के पोस्ट पे रहेंगे, अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का ही काम होता है कि वो फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्ट करता है कि फलाना फैक्ट्री जो है वो ईपीएफ एक्ट को लागू कर रहा है कि नहीं, और अगर वो लागू नहीं करता है, ठीक है, तो फिर जाके वो वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर कोई मालिक अगर उसको इंस्पेक्शन करने से, जांच परीक्षण करने से रोकता है, तो उस पर जो है 1 साल तक का जेल और 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है। तो इसमें 2 केस है, अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के, है ना, तो उसको 1,000 तक, ठीक है, तो अगर कोई पैसा जमा नहीं कर रहा है तो उसको 1,000 तक 1 साल का जेल और 5,000 रुपये तक का फाइन, या दोनों लग सकता है। और कोई आदमी इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अगर उसको रोक रहा है या रजिस्टर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा जो वो मांग रहा है, तब उसको 1 साल तक का जेल और 10,000 तक का फाइन लग सकता है दोस्तों। तो आपको फाइन से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी मैंने जो फैक्ट बता दिया, ईपीएफ एक्ट कब लगता है और क्यों इसका नियम है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है मालिक का, मजदूर का, कब वो पैसा निकाल सकता है, कब पार्शियल विड्रॉल क्या होता है, कंप्लीट विड्रॉल क्या होता है, फिर ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस क्या होता है, फिर अलग अलग जो बोर्ड बनता है, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड बनता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, कौन मेंबर होता है, कौन इसके कंपोजिशन होता है, तो वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोगों ने ईपीएफ एक्ट को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग कोई और एक्ट लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, और उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, इसका भी दे दूँगा, आसानी से आप उसको पढ़ के जो है समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके ईपीएफओ में इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों। हैव ए गुड डे एंड नाइस डे।